तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आपने मेरे पहले जो पहला वीडियो था उसको देखा होगा, लेक्चर फर्स्ट जो मैंने दिया था यूट्यूब पे, उसे देखा होगा। अगर आपने उसको देखा है देन आपको लेक्चर सेकंड समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है हिंदी टू इंग्लिश, और ये सीरीज में पार्ट सेकंड है, लेक्चर वॉल्यूम सेकंड है ये। तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बाकायदा मैंने आपको एक बुक के माध्यम से मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ को समझाया था और उसमें आपको वोकैबुलरीज गेन करवाई थी, ठीक है। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उस क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर लाया है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, आखिर क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, आपने क्या लिखा है। आप खुद मिला लेना मेरे आंसर से और कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो पिन कर सकते हो। अगर आपको अपने आंसर राइटिंग को भेजना है मेरे टेलीग्राम वगैरह पे तो बता देना, मैं पिन कर दूंगा कमेंट में टेलीग्राम की आईडी अपनी। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है और आपकी आंसर राइटिंग क्या होगी, क्या आपने लिखी है। आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आप आखिर डिफरेंशिएट कर गए हो मेरे से, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूँ। आई एम एन यूपीएससी एस्पायरेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज since 2019, and it's been quite long time that I have been preparing for, so you can understand what type of knowledge I am gaining, I have, and what can I provide you, I mean what can I give you all। so मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पे रिले अपॉन कर सकते हो। मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें अपनी आंसर राइटिंग वगैरह सब आपको दिखाई है कि मैं किस तरह से हिंदी से इंग्लिश मीडियम में गया। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। सो इट वॉजंट ईजी बट ओके, आई हैव डन दिस। और आपको भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि मैं आप भी करो, और मैं कहता हूं कि आप कर लोगे। आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपको प्रीवियस वो टाइम पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था एक क्वेश्चन की व्हाट आर अचीव्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट अचीव्स आर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पैराग्राफ को समझाया था और उस पैराग्राफ के आधार पर मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है। आपको चाहे मतलब जो भी आए, राइट गार्बेज, कचरा ही लिखो लेकिन लिखना है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई थी, तो उस हिसाब से मैं आपको अभी ये चीज बताने वाला हूँ। माफ कीजिएगा मैंने कल लेक्चर नहीं दिया, लेकिन आज आज मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थी उसकी जो मैंने आंसर लिखी है, आखिर आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आखिर कैसे लिखी है मैंने और आपको कैसे लिखना है, और चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तो आंसर था, तो आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने, अचीव्स आर दोज प्लेसेस वेयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर केप्ट अलोंग विथ ऑल फैक्ट्स एंड डेट्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो पैराग्राफ पूरी तरह से समझाया है कि उसमें अचीव के बारे में क्वेश्चन दिया गया था। तो मैंने इसीलिए अचीव पे आपको क्वेश्चन दिया है, अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। और जो उसमें था उसी को यहाँ पे मैंने पुट आउट किया है अपने तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्चिव्स आर दोज प्लेसेस वेयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर केप्ट अलोंग विथ ऑल फैक्ट्स एंड डाटाज, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई वर्ड नहीं समझ में, अलोंग का मतलब होता है अलोंग विथ होता है टुगेदर, यानी कि एक साथ। अलोंग विथ का मतलब ये होता है फैक्ट्स, तथ्य होता है, आपको ये बात पता है। इन आवर इंडियन हिस्ट्री अर्चिव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट अगर किसी को नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्व, ठीक है। रोल, रोल मीन्स मतलब नहीं होता है किसी को क्या, तुमको क्या रोल मिला, तो ऐसा वो वाला रोल, ठीक है। They are major source which provides facts and various stages in which we shifted, like from first stage of development to second stage of development, like developments of rail network in India, like construction of canals, establishment of factories and so on। तो ये इसका आंसर था। इसमें मैंने पूछा था कि व्हाट हाउ इंपॉर्टेंट अचीव्स आर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री के लिए हमारे अचीव्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें जो मेरे हमारे डेवलपमेंट के जो स्टेजेस थे वो पता चलते हैं कि आखिर हमने रेल नेटवर्क कब किया। तो रेल नेटवर्क यानी कि हम लोगों ने सर्विस सेक्टर के ऊपर अपना काम शुरू किया था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुए वो हम लोगों ने कब किया था। तो अचीव्स जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताते हैं कि कब क्या हुआ। तो इस हिसाब से हमारे लिए अचीव्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
किस वजह से, तो मैंने वजूहात भी जो भी हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो स्टेजेस हैं वो बताता है। जैसे कैसे हम लोगों ने रेल नेटवर्क बनाया, कैसे हम लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया फैक्ट्रीज का, कैसे हम लोगों ने कैनल्स को बिल्ड किया एग्रीगेरियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो हम अपने आंसर में यहाँ पे मेंशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, ठीक है गाइज। तो आप लोग अपने हिस्ट्री अपने जो आपने जो भी लिखा है मिला लेना, अगर नहीं लिखा है तो इसे देख के लिखना ज़रूर, कम से कम अपने तरीके से थोड़ा-सा अगर फेर-बदल कर सकते हो तो करो, वरना ज़रूर लिखना इसको, ठीक है? आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इससे और आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ तो लिख रहे हो, आप कुछ तो समझ रहे हो, ठीक है? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए हम लोग आज सेकंड पैराग्राफ देखेंगे और सेकंड पैराग्राफ में जो कुछ भी मैं आपको आपको वोकैब्युलरीज़ दूँगा उसको आपको याद करना है। मैंने वहाँ पे आपको वोकैब्युलरीज़ दिए थे कुछ, जैसे मैंने आपको ग्लिम्प्स बताया था, आपको मैंने बताया था कि कैसे चिप्स बताया था। मैंने आपको बताया था कंटेम्पोरेरी वहाँ पे बताया था। देखिए मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं बताया था। तो इनकी मतलब जो है मुझे आई होप मुझे मतलब उम्मीद है कि आप लोग इसको एक बार याद किए होंगे। अगर नहीं है तो ग्लिम्प्स का मतलब झरोखा होता है, समसामयिक होता है कंटेम्पोरेरी का मतलब, और उसके बाद से आपको चिप्स का मतलब होता है अभिलेखागार। तो मुझे लगता है कि आप जो भी वहाँ पे जो भी आप लोगों ने वोकैब्स को वहाँ पे देखा था, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को याद होगा अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट थोड़ा-सा हम लोग पैराग्राफ पे देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा हम लोगों का बुक, ठीक है? और ये बुक में कोई सा भी बुक आपके पास कोई सा भी बुक हो, आप उसको उठाइए और उसको आप एक बार रीडिंग डालिए। बाकी तो मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है गाइज़? हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है गाइज़? ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ थी, इस पैराग्राफ को हम लोगों ने देखा था यहाँ तक, ठीक है? आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ये बुक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंग्लिश की लैंग्वेज को पकड़ना समझा रहा हूँ आपको बस, कि कैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज पकड़नी है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है अचीव मटेरियल्स, ठीक है? तो अचीव तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं। अगला देखते हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज़ ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव्स, स्टेट गवर्नमेंट अचीव्स, रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ एंड फोर्थ में जुडिशियल रिकॉर्ड्स। देखिए ये 4 तरह के अचीव्स हमारे यहाँ मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में उस टाइम पे हैं, थे और अभी भी हैं। हमारे जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी जैसे वोकैब्स हो गया, इसमें मुझे लगता है कि आपको अथॉरिटी का मतलब शायद नहीं पता हो या सबऑर्डिनेट का मतलब। तो सबऑर्डिनेट हो गया एक निचला स्तर बोलते हैं और अथॉरिटी का मतलब हो गया मतलब अथॉरिटी जैसे किस अथॉरिटी के द्वारा ये अथॉरिटी वो वाला अथॉरिटी हो गया, ठीक है? तो अथॉरिटी का मतलब मुझे लगता है कि आपको एक बार इसका जो प्योर हिंदी क्या है आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी मुझे याद था इसको, अब तो मैं इंग्लिश से काफ़ी फ़ैमिलियर हो गया हूँ, तो अथॉरिटी मुझे अब तो बोलचाल में ही अथॉरिटी वो आ जाती है, तो इसका हिंदी मुझे याद रखने का कोई वो नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इनिशियल स्टेज में अथॉरिटी कहाँ यूज़ करनी है, आपको ज़रूर पड़ेगा। अथॉरिटी आप एक बार सर्च ज़रूर कर लेना, ठीक है गाइज़? तो अथॉरिटी आप याद कर लेना। जुडिशियल आपको पता है जुडिशियरी को बोलते हैं, जज वाला काम वही जुडिशियरी हो गया। और सोर्सेस, हाँ, देखिए तो सोर्सेस का अगर किसी को मतलब नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। सोर्सेस का मतलब होता है संसाधन, ठीक है? याद कर लीजिएगा। सोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। अवेलेबल अब्रॉड, और अब्रॉड का मतलब शायद आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता हो, तो अब्रॉड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर। जैसे मेरा जो भी जैसे दिल्ली, आई एम अब्रॉड टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मतलब के बाहर, अब्रॉड मीन्स होता है के बाहर, कुछ किसी दूसरे स्थान पे जो हम नहीं जानते हैं, मतलब के बाहर कह सकते हो, ठीक है? तो अब ये इसका पैराग्राफ को समझाता हूँ क्योंकि मैं इसको फिर से आपको इस पर क्वेश्चन दूंगा। तो ये कह रहा है देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमारे यहाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड कितने तरह के हैं? 4 तरह के। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज और जुडिशियल रिकॉर्ड, ये 4 तरह के। मैं आपको इस पर क्वेश्चन दूंगा, इसमें बाकी कुछ कह नहीं रहा है। तो अब देखिए हम लोग के बारे यहाँ पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव्स, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव्स के बारे में यहाँ पे अब थोड़ा-सा व्याख्या यहाँ पे जो भी है एक्सप्लेन करने वाला है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कुछ भी हमें यहाँ पे मिलेगा, जो भी हमारे पास अगर वोकैब मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस पैराग्राफ को समझने के बाद यहाँ तक हम लोग क्विट करेंगे और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दूँगा, जो भी आप लिख सकोगे आप लिखना। The National Archives of India, located in New Delhi, contains most of the archives of the Government of India. These provide authentic and reliable source materials on varied aspects of modern Indian history. अब देखिए ये एक छोटे से सेंटेंस में आपको 3 से 4 वोकैब्स मिल गए, ठीक है गाइज? तो देखिए पहला वोकैब तो हमें ये मिला कि कंटेन। कंटेन मीन्स होता है सम्मिलित रखना। कंटेन मीन्स होता है रखना, मतलब सम्मिलित रखना, ठीक है? दूसरा होता है
कि ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मीन्स होता है सही, कह सकते हो सही, रियल, ऑथेंटिक मतलब नहीं होता है कि ये काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी है, मतलब काफ़ी रियल है, जिस पर हम रिले ओपन कर सकते हैं। रिले मीन्स होता है विश्वास करना। ऑथेंटिक के बाद आपको मिला रिलायबल, तो रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय, ठीक है? रिलायबल लिख लेना, विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय। मटेरियल्स ऑन वेरिड एस्पेक्ट्स, तो एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोग जो भी मैं वर्ड्स यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको पॉज करके आप जरूर लिख रहे होंगे। तो एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है, ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल अचीव्स कम अंडर वेरियस ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेक्रेटरीट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो ये कह रहा है कि जो हमारा सेंट्रल जो अचीव है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और ये न्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अचीव है वो काफ़ी रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स हमें देता है। हमें पिछले जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ने के बाद हमें हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी रिलायबल डाटाज हम यहाँ से मिलते हैं, हम इस पर रिले अपन कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द रिकॉर्ड्स विद द नेशनल अचीव्स कम अंडर वेरियस ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेक्रेटरीट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। और ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अचीव्स के जो भी ऑफिशियल डाटा हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेक्रेटरीट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ये जो हमारे दिल्ली में रखा गया है वो डाटा डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स के डाटा हैं वो यहाँ पे आके कलेक्ट होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलपमेंट हुआ। ये पूरा सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है गाइज। अब अगला जो सेंटेंस है वो कह रहा है दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेज। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी सारी ब्रांचेज में थी। एक राज्य में उनके कई सारे ब्रांचेस थे, डिपार्टमेंट थे, ऐसे थी। इसीलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कलेक्शन जो है वो दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको ब्रांचेस का मतलब पता ही होगा, मुझे आई डोंट थिंक सो कि नहीं पता होगा। डिफर अमंग वेरियस ब्रांचेस पब्लिक और जनरल रेवेन्यू पॉलिटिकल मिलिट्री सीक्रेट कमर्शियल जुडिशियल एजुकेशन etc। इन सब पे ये सब इन सब पे ऑफिशियल डाटा वेरियस ब्रांचेज में थे जो हमारे दिल्ली नेशनल में आके अभी रखे गए हैं। एंड अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वाज केप्ट फॉर ईच ऑफ दिस ब्रांचेज और डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट, जैसे रेवेन्यू है उसका अलग एक डॉक्यूमेंटेशन था, पॉलिटिकल थी उसकी अलग थी, मिलिट्री सीक्रेट कमर्शियल जो भी थी सबकी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थी, ठीक है। कह रहा है एंड अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वाज केप्ट ईच ऑफ द ब्रांचेस विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रेनेल एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1767 द सर्वे ऑफ इंडिया बिगन टू साइंटिफिकली मैप द अननोन रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स बॉर्डरिंग लैंड्स। अब देखिए ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट हो गया, हालांकि इसमें जो मैं आपको बता क्या सकता हूँ इसमें साइंटिफिकली, आपको पता होगा यहाँ पे कोई ऐसा एज सच कोई वोकैब नहीं दिखा, ठीक है, जो मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है कि आपको इन सभी वोकैब विद द अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति ऑफ जेम्स रेनेल एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1767 द सर्वे ऑफ इंडिया बिगन टू साइंटिफिकली मैप द अननोन। हाँ, अननोन का मतलब हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो अननोन मीन्स होता है नहीं जाना हुआ। अननोन मतलब अब जो पहचान में ना हो उसको अननोन बोलते हैं। रीजंस, रीजंस, हाँ शायद आपको रीजंस का मतलब ना पता हो, सॉरी, यहाँ पे रीजंस का मतलब आपको शायद ना पता हो। तो रीजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, रीजन का बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को रीजन बोलते हैं। अब द सर्वेयर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली ऑन जियोग्राफिकल मैटर्स बट ऑल्सो ऑन कंटेम्प्रोरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो सर्वेयर्स प्रोवाइड, तो जब सर्वे हुआ, जो जॉन रेनल आए, जेम्स रेनल आए, तो सर्वे उन्होंने साइंटिफिक सर्वे किया और उससे हमारे जो अननोन रीजन्स थी, अननोन जो लैंड्स थी, बाउंड्रीज थी, एरियाज थी, उनका पता चला। और उससे क्या हुआ, जनरल्स मेमोरीज ऑफ सर्वेयर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल नॉट ऑन ज्योग्राफी। तो देखिए ये जितने भी लोग सर्वे कर रहे थे उन्होंने केवल ज्योग्राफिकल मैटर पे ही अपना सर्वे नहीं दिया, एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया, बट ऑल्सो कंटेम्प्रोरी, समसामयिक, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, देखिए कंटेम्प्रोरी का फिर से यूज आ गया। उन्होंने केवल ज्योग्राफिकल एरिया को ही नहीं ढूंढा, उन्होंने वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक, वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट, वहाँ की जो जो कला है, वहाँ पे जो क्या खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उन सभी पे भी हमारा पूरा विस्तृत एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था, ठीक है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक्सप्लोर किया था, बताया था। तो आई होप कि आपको ये जो 7-8 वोकैब्स यहाँ पे दिखे यहाँ तक आपने उसको लिखा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप उस वोकैब्स को याद कर लोगे। और अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये रहा गाइस कि हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रेलन
जेम्स रेनेल, हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रेलन, ये रहा, आप ये वर्ड लिख लेना, हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रेलन gave a great information about the unknown areas of Indian subcontinent. ओके गाइज, तो इस पर आप जो भी लिख सकते हो वो लिखना, ठीक है। 10 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, जो भी लिखोगे आप लिखना, बाकी मैं इसको आंसर आपको करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।